हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा बेटा रोज़ मेरे लिए ख़ास हर्बल काढ़ा लेकर आता, जिसको पीते ही मुझे पेट में तेज़ दर्द होने लगता और मुझे बाथरूम जाना पड़ जाता। और जैसे ही मैं वापस आती तो मेरा बेटा अलमारी खोलकर मेरे पुराने कपड़े, शॉल और कंबल देख रहा होता। जब मैं पूछती तो इसके चेहरे का रंग बदल जाता और बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल जाता और मेरी अलमारी से एक चीज़ गायब होती जो मेरे बेटे के किसी काम की नहीं थी। आज मैं काढ़ा पिए बगैर ही कमरे से निकल गई और रोशनदान से देखने लगी कि मेरा बेटा तो रोज़ अलमारी से मेरी पुरानी चीज़ें निकाल रहा है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एक शख्स पर हक़ इसकी माँ का होता है। माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही मुक़द्दस है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कोई ना कोई पर्दा ज़रूर रहता है। लेकिन मेरे बेटे ने एक ऐसी हरकत की कि मैं हैरान रह गई। और यह सब किसके लिए कर रहा था, ये जानकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपने बेटे से इसकी उम्मीद नहीं की थी और वो ऐसा बिल्कुल भी ना था जैसी इसने हरकत की थी। लेकिन इसकी इस हरकत ने मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियत दी और मैं बहुत परेशान रही। जब हकीकत जान गई तो मालूम हुआ कि ज़हनी अज़ियत ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हुई थी, क्योंकि इसने एक ऐसी मदद की कि मेरे दिल में गर्व का सागर उमड़ आया। मेरा नाम नज़मा है। मेरी शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं था। वो जुआ खेलता रहता, घर की छोटी छोटी बातों पर झगड़ता और कभी कभी तो रात को भी घर नहीं आता था। जब तक इसको मेरी ज़ात में दिलचस्पी थी, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में रखा और फिर जब इसे कोई और नशा या दोस्त पसंद आ गया तो मुझे उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। वो नहीं जानता था कि मैं उम्मीद से हूँ। इसे सारी ज़िंदगी यह मालूम ना हो सका कि उसका एक बेटा भी है, लेकिन अकेले एक बेटे को पालना कोई आसान काम नहीं था। मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया में नहीं थे। लोगों के घर काम किया, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाया ताकि वह एक बड़ा आदमी बन सके। लेकिन कहते हैं कि आपका माँजी आपके हाल पर हावी हो ही जाता है और आपके बच्चे वही बनते हैं जो आप थे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था। एक शख्स से शादी कर ली, लेकिन इसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। फिर पेट में बच्चा था कि वो खुद भाग गया। हाथ में कोई सहारा लिए बैठी थी तो पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। फिर लोगों के घर काम कर कर के बच्चे को पाला। अब एक किराए का छोटा सा घर था। घर में ज़रूरत की चीज़ें थीं। अब मैं लोगों के घर की सफाई नहीं करती थी, बल्कि घर पर ही सिलाई का काम करती थी ताकि इज्जत भी रहे और घर संभाल सकूं। मैं अपने बेटे को जैसा नहीं बनाना चाहती थी वो वैसा ही बन चुका था। न इसकी कोई सोच थी, न इसका कोई मकसद। पढ़ाई इसने पूरी कर ली थी, लेकिन नौकरी इसको मिल नहीं रही थी क्योंकि बाज़ार में मुश्किलें थीं और इसमें हिम्मत की कमी लगती थी। लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे किसी बड़े काम में लगाऊं और ख़ुद भी इस मामले में बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो कहता था कि मेरा दिमाग काम में नहीं लगता। कभी कोई छोटा मोटा काम इसे मिल जाता तो कर लेता था। घर में महीने में 2-4 दफ़ा थोड़े बहुत पैसे ले आता था। इसे देखकर मैं परेशान होती थी कि मैं इसे क्या बनाना चाहती थी और यह क्या बन गया। वही तो मेरी ज़िंदगी का मरकज़ था जिसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो एक बिना सोचे सोचने वाला इंसान था जो मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचता था। मैंने इसे 1000 दफ़ा कहा कि कहीं से कर्ज़ा लेकर छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लो ताकि तुम्हारे पास कुछ तो हो, लेकिन इसका दिल किसी भी काम में नहीं लगता था। सुबह घर से जाता, यूं ही गलियों में भटकता रहता और रात को वापस आ जाता। एक दिन मेरा बेटा मेरे लिए बाज़ार से ख़ास हर्बल काढ़ा लेकर आया और उसका कहना था कि यह काढ़ा पिएं क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरे बेटे ने कम से कम मेरा एहसास तो किया। मैंने वो काढ़ा पी लिया, लेकिन जैसे ही काढ़ा ख़त्म हुआ मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा और मुझे फ़ौरन से बाहर जाने की ज़रूरत पेश आई। तो मैं बाथरूम में चली गई, लेकिन जब बाथरूम से वापस आई तो देखा कि मेरा बेटा अलमारी बंद कर रहा था। यह अलमारी मेरे कमरे की थी। इसमें मेरे बेटे का कोई सामान मौजूद नहीं था। मैंने इसे कहा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो कहने लगा कि नहीं, आपकी अलमारी खुली हुई थी इसलिए मैंने बंद कर दी, जबकि मुझे याद है कि मेरी अलमारी बंद ही थी। वो थोड़ा घबरा भी गया था, लेकिन मेरी अलमारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसका वो इस्तेमाल कर सकता था।
सोचा कि शायद अलमारी खुली होगी। इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को फिर एक अजीब हरकत हुई। मैं रात को सो रही थी कि अचानक से मैंने बाहर से आवाज़ें सुनी। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और जल्दी जल्दी लाइट की तो महसूस हुआ कि कमरे में तो कोई भी नहीं था, शायद कोई आवाज़ बाहर से थी। मैं फ़ौरन अपने बेटे के कमरे की तरफ भाग गई कि इसको भी जगा दूं, क्योंकि रात का समय था और हमें सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन जब बेटे के कमरे में गई तो कमरे में मेरा बेटा मौजूद नहीं था। वैसे तो मैं इसके कमरे में जाने से पहले बाहर दस्तक ज़रूर करती, लेकिन रात की आवाज़ों से डर गई थी, इसीलिए डायरेक्ट ही अंदर दाखिल हो गई और बेटा कमरे में नहीं था और बिस्तर को देख के लगता था कि वह बिस्तर पर सोया ही नहीं। बाथरूम वैसे भी बाहर था तो वह बाहर बाथरूम में भी नहीं था। सोचने लगी कि रात के 2 बजे मेरा बेटा घर पर नहीं तो कहाँ है। इसे सारे घर में तलाश कर लिया, घर था भी छोटा सा। फिर इसके नंबर पर कॉल की तो बेल जाने लगी। ये शुक्र है कि बेल जा रही थी और इसने फ़ोन भी उठा लिया। मैंने कहा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त घर पर होना चाहिए था, लेकिन तुम घर पर नहीं हो तो कहाँ हो? जहाँ भी हो वापस आओ। उसने कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और वह वाकई जल्दी वापस आ गया। मैं दरवाजे में ही खड़ी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी और मेरी आंखों में गुस्सा था कि यह पहली दफ़ा हुआ था कि मेरा बेटा घर पर नहीं था। मैंने इसे आते ही बातें सुनाना शुरू कर दी। रात के 2 बजे घर से बाहर तुम्हारा क्या काम है? कौन सा ऐसा काम था कि तुम मुझे बताए बगैर घर से गायब हुए? अगर मैं ना जागती तो मुझे पता ही न चलता और तुम सारी रात घर वापस नहीं आते। क्या करते थे तुम? घर से बाहर किसके साथ थे? अभी मेरे मुंह में यह अल्फाज थे कि मुझे किसी दवाई की खुशबू आई। ये खुशबू किसी मेडिसिन की थी जो मेरे बेटे के साथ ही घर में दाखिल हुई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मेरे बेटे को दवाई लगाने की कोई आदत नहीं थी। मेरा बेटा बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान था। इसे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए यह कहना बेहतर होगा कि वो ना दीन का था और ना दुनिया का। दवाई वाली बात मेरे बेटे से नहीं की, क्योंकि अगर मैं पूछती तो वह शायद मुझे ना बताता, लेकिन इससे किसी मेडिसिन की खुशबू उठ रही थी। मेरा दिल बैठ सा गया। सोचा कि पहले इससे पूछूं कि वो कहाँ था, कि उसने कहा कि मेरे एक दोस्त का चाचा बीमार हो गया था, इसलिए मैं वहाँ चला गया। जल्दी में आपको बताना याद भी नहीं रहा। मैंने कहा कि सच सच बताओ, क्या यही बात है? कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहने लगा, किसी गलत काम में मशरूफ़ होता तो आपकी कॉल भी नहीं उठाता। आपकी कॉल उठा ली और फ़ौरन वापस आ गया। मेरा दोस्त मुश्किल में था। मैं अपने बेटे से दवाई वाली बात तो करना चाहती थी, लेकिन जाने क्यों नहीं की। सोचा कि शायद वो सच बोल रहा हो, शायद वो दवाई किसी और के लिए हो। पर अगले दिन जब मैं अपने बेटे के कपड़े धो रही थी तो मैंने देखा कि इसके कपड़ों पर कुछ खून जैसे दाग लगा हुआ था। मैं बुरी तरह हैरान हो गई कि यह दाग किसका है, कैसे लग गया इसके कपड़ों पर। फ़ौरन इसे बुलाया और पूछा तो कहने लगा कि मेरे दोस्त के चाचा का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने आपसे कहा था क्योंकि मैं इसे अस्पताल ले गया था, इसलिए लग गया होगा। आप बार बार परेशान क्यों हो जाती हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अब मुझे अपने किए पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही रद्दे अमल दे रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरा तुम्हारे अलावा कौन है, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा बेटा 2 घंटे बाद मेरे लिए बहुत अच्छा काढ़ा बनवा कर लाया। उसने कहा कि यह एक नई दुकान खुली है जो ताज़ा जड़ी बूटियों से यह काढ़ा बनाती है। आप हमेशा मेरे लिए बहुत परेशान रहती हैं, मेरे चक्कर में अपना भी ख्याल नहीं रखती। आप यह पिएं, मैं भी आपके पास ही बैठा हुआ हूँ। वैसे मेरे बेटे को किसी का एहसास होता नहीं था, लेकिन वो मेरा एहसास करता था, तो और कौन करता? आखिर मैं इसकी माँ थी। लेकिन आज भी यही हुआ कि काढ़ा पीते ही मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसी कि मैं अपने बेटे को बता भी नहीं सकती थी और फ़ौरन बाथरूम की तरफ भागी। और जब वापस आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा बेटा मेरी अलमारी में से कुछ तलाश कर रहा था। मैं कमरे में आने की बजाय बाहर ही रुक गई। उसने अलमारी बंद की और वहाँ से बगैर मुझे बताए चला गया कि मैं जा रहा हूँ। मैंने फ़ौरन वापस आकर अलमारी चेक की और मेरी अलमारी में ना तो कोई सोना था और ना ही नकदी। मेरे पास पूरे पूरे पैसे होते थे जो खर्च हो जाते थे, इसलिए मेरा बेटा कोई चोरी नहीं कर रहा था, क्योंकि अलमारी में ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। मेरे कपड़े और जाती इस्तेमाल की चीज़ें थीं और कुछ पुराने कंबल और शॉल थे जो मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किए थे।
जो मैं अपनी ज़रूरत के लिए रख रही थी, और मेरे पास था ही क्या। मैंने अलमारी में देखा तो बज़ाहिर कोई चीज़ गायब नहीं थी। वैसे भी मेरी चीज़ों में मेरे बेटे का क्या काम था। लेकिन फिर वो अलमारी में तलाश क्या कर रहा था, और इसे कुछ चाहिए था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया, या फिर मुझे बताता कि मुझे चीज़ नहीं मिल रही तो आप तलाश कर दें। खैर 2 दिन बाद मैंने अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकाले और इनको सेट करके रखने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी कुछ पुरानी शॉल और कंबल अलमारी से गायब थे। लेकिन मैं इन चीज़ों को अलमारी के अलावा कहीं और भी नहीं रखती थी, और वह चीज़ें अलमारी में नहीं थीं। समझ नहीं आ रहा था कि गई तो कहाँ गई। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई थी कि चीज़ें रखकर भूल जाती, लेकिन कोई ना कोई चक्कर ज़रूर था। मेरी अक्ल ने काम किया और मैंने अपनी चीज़ों की जगह बदल दी कि अगर कोई यहाँ से वो चीज़ें निकालने आए तो इसे वक्त लगे और इस वक्त मैं इसको देख सकूं कि वो क्या कर रहा है। अगले दिन मेरा बेटा फिर से मेरे लिए काढ़ा ले आया। मैंने इसे कहा कि मुझे यही नहीं पीना, ये पीने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझे मेरा बेटा लंबी लंबी बातें समझाने लगा। कहने लगा, इसीलिए आपकी तबीयत ख़राब होती है क्योंकि आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है। आप यह पिएंगी तो आपको आदत हो जाएगी। जाने क्यों वो बजिद था कि मैं वो पी लूँ। मेरा काढ़ा पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए मैंने इसे मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे सर पर नाच रहा था। मैंने इसे डांट दिया कि तुम्हें कोई मसला है, तुम्हें एक बात से मना कर दिया है तो मना क्यों नहीं हो जाते। पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं करते थे, अचानक से तुमको क्या हो गया है। उसने कहा, मैं तो सिर्फ आपकी फ़िक्र कर रहा था, लेकिन शायद आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आया। वो नाराज़ होकर चला गया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि आजकल वैसे ही इसकी हरकतें बहुत मशकूक हो गई थीं। इसी दिन रात को जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मैंने अचानक से उसे कमरे में जाते हुए देखा, और फिर जब मैं कमरे में पहुंची तो वो मेरी अलमारी खोलकर खड़ा था। अब कि मैंने इसे बुरी तरह से टोक दिया कि क्या है, यहाँ पर क्या काम है तुम्हारा, तो कहने लगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और वहाँ से चला गया। जब मैंने अलमारी को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जो दराज खुला हुआ था, इसमें जो भी चीज़ पड़ी थी, इसका मेरे बेटे से कोई वास्ता नहीं था। वो मेरी जाती चीज़ें थीं। मैंने सामान चेक किया तो मेरी पुरानी शॉल और एक कंबल फिर से गायब था, और इस दफ़ा मेरे 2 पुराने सूट भी गायब थे। अब मेरा माथा ठिनका। आखिर ये लड़का क्या कर रहा था कि ये मेरी चीज़ें तो बेच नहीं रहा था, लेकिन इन चीज़ों के लिए किसने पैसे देने थे, ये तो इस्तेमालशुदा चीज़ें थीं। आखिर ये क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। और जो ये कांढा लेकर आता था, इसमें कोई ऐसी चीज़ होती थी जिसको पीते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता और मैं कमरे से बाहर निकल जाती, और फिर वो मेरे जाने के बाद मेरी अलमारी में से मेरा सामान ले रहा था। एक दिन वो मेरे लिए काढ़ा बनवा कर लाया। मैंने वो पिया नहीं, लेकिन इसे यही बताया कि मैं काढ़ा पी चुकी हूँ। इसके सामने बाहर निकल जाने का बहाना करके बाहर निकल गई, लेकिन दरअसल कमरे से बाहर नहीं गई थी, बल्कि रोशनदान देख रही थी। और फिर वहाँ कमरे में क्या होगा, वह देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरा बेटा अलमारी से मेरी पुरानी शॉल और कंबल निकालकर इनको हाथ में पकड़े खड़ा था। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। फ़ौरन अंदर आई और फ़ौरन ही उसके हाथ से वो चीज़ें लेकर अलमारी में डालकर अलमारी बंद कर दी। मेरा बेटा शर्मिंदा हो गया और उसको कोई बात नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। मैंने कहा, ये क्या हरकत है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो कहने लगा कि मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैंने कहा, हाँ, 4 दिन से तुम सारी चीज़ें मेरी अलमारी में ही ढूंढ रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? इन चीज़ों के साथ किस किस्म की हरकतें कर रहे हो? खुदा के लिए मुझे बताओ, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। मेरे दिमाग में बुरे ख्यालात आ रहे हैं। मेरा बेटा मेरे इस रद्द अमल पर चढ़ गया और कहने लगा कि क्या हो गया है? अगर मैं कोई चीज़ तलाश कर रहा था और मेरे हाथ इन चीज़ों में पड़ गए, तो आपको क्या लगता है मेरा इनके साथ क्या मकसद और क्या काम हो सकता है? आप ड्रामे देखना कम करें। ड्रामे देखकर आप बहुत जज्बाती होती जा रही हैं। उल्टा वही मुझे बातें सुनाने लगा और फ़ौरन कमरे से चला गया। मुझसे नज़रें मिला नहीं रहा था और घबरा भी गया। पहले यह मुझे काढ़ा खिलाने लगा जिससे मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती ताकि मैं अपने कमरे से निकल जाऊं। वो दवाई की खुशबू, फिर एक दिन मैंने देखा कि यह अपने कमरे में नहीं था। फिर इसका मेरी जाती चीज़ों के साथ छेड़खानी करना और फिर मेरे साथ झूठ बोलना, अजीब तरह से पेश आना, कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर थी।
अब एक ही काम रह गया था कि मैं अपने बेटे का पीछा करूं कि आखिर यह जाता कहाँ है। मैंने देखा था कि मेरा बेटा सुबह सुबह घर से निकल जाता और फिर पूरा दिन घर नहीं आता था। दोपहर में आता था मेरे लिए काढ़ा लेकर और इसके बाद फिर कहीं गायब हो जाता था। मैंने सोचा कि एक दिन मैं अपने बेटे का पीछा करूं और पता करूं कि यह जाता कहाँ है। मैंने चादर ओढ़ ली ताकि इसे पता ना चले। वो घर से निकला तो मैंने देखा कि इसके हाथ में कोई चीज़ थी। गौर करने पर पता चला कि यह तो इसका खाना था जो मैं इसे बना कर दिया था। लेकिन उसने खाना खुद नहीं किया और इसे शॉपर में डालकर जाने किसके लिए लेकर जा रहा था। इसका मतलब वो रोज़ यही करता था। वो मोहल्ले के इस पुराने खंडहर मकान की तरफ बढ़ा जो कई सालों से खाली था। इस घर में आग लग गई थी और इसके मालिक मुल्क से बाहर होते थे, लेकिन एक शख्स इस घर की देखभाल करने के लिए आता जाता था। इस घर में यह भी मशहूर था कि यहाँ पर कोई अजीब साया है, इसीलिए कोई भी इस घर में जाता नहीं था। लेकिन मेरा बेटा इसी घर में जा रहा था और वह भी दरवाज़ा खोल के। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा इस घर में गया क्यों। मैं इसके पीछे पीछे अंदर जाना चाहती थी लेकिन अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन खिड़की से अंदर झांका तो सामने एक कमरा था और इसके बाद एक और कमरा था जिसकी टूटी हुई खिड़की से मुझे मेरा बेटा नज़र आया। यानी अगर मैं चली जाती तो उसने मुझे नहीं देखना था। मैं अंदर दाखिल हो गई और फिर इस टूटी हुई खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग दंपति बैठे थे और उनके साथ एक छोटा लड़का था जिसकी उम्र 12-13 साल की होगी। मेरे बेटे ने खाना इसे पकड़ाया और वो बुज़ुर्ग दंपति और लड़का भूखे की तरह खा रहे थे जैसे कभी खाने को कुछ ना मिला हो। इस लड़के ने मेरे पुराने कंबल ओढ़ रखे थे और बुजुर्ग औरत ने मेरी पुरानी शॉल। ये वही चीज़ें थीं जो मेरे गुम हुए थे। लेकिन ये लोग कौन थे? मेरा बेटा इनके साथ क्या कर रहा था? इसने इनको इस घर में क्यों रखा हुआ था? सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो सब मुझे देखकर ऐसे चौंक गए जैसे कोई गलत काम कर रहे थे। मैंने कहा, यह सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? तू इनके साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? सवालात की बरसात कर दी। मेरा बेटा बहुत घबराया हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने इन बुजुर्ग से पूछा कि आप बताइए आप कौन हो? तो वो मेरे बेटे से भी ज़्यादा घबराई हुई थी। इतने में मेरे बेटे का दोस्त वहाँ पर दाखिल हुआ जिसको मैं अच्छी तरह से जानती थी। ये मेरे बेटे का एक इकलौता दोस्त और बचपन से दोनों साथ थे। इसने मुझे वहाँ देखा तो कहा, आंटी मैं आपको बताता हूँ, आपका बेटा जिसे आप हमेशा नकारा समझती रही, इसने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया कि इसने इस बुज़ुर्ग दंपति और बच्चे की मदद की है। इन लोगों को इसका अपना ही रिश्तेदार छोड़ गया था। बूढ़े साहब को एक्सीडेंट हुआ था और इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन आपके बेटे ने इनकी मदद की। ऐसा नहीं, ये लोग को पहले से जानता था। ये बिल्कुल भी नहीं जानता था, सिर्फ इंसान समझकर इसकी मदद की। लेकिन फिर पता चला कि अब ये कहीं जा नहीं सकते और आज हफ्ता हो गया है। हमने इनको यहाँ रखा हुआ है। मैं इनको अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम, और ये आपको भी ये बात ना बता सका कि आप इस पर गुस्सा करेंगी, लेकिन हफ्ते से यह बेटा इनकी देखभाल कर रहा है। इन लोगों का पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। आज ही कह रहा था कि अम्मी को मुझ पर शक हो गया है क्योंकि ये आपकी चीज़ें इनके लिए ही घर से लेकर आ रहा था, क्योंकि इनका तो कोई भी नहीं था और हमारे पास पैसे नहीं थे चीज़ें बाजार से खरीद पाते। कह रहा था कि मैं अम्मी को नाराज़ नहीं कर सकता, इसलिए इनको दारुल अमान छोड़ आते हैं। जबकि आप जानती हैं कि वहाँ का माहौल भी आजकल कैसा हो गया है। बस हम लोग इसी मसले में उलझे हुए थे। आंटी, आपका बेटा बुरा नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों की मदद कर रहा था। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ा था। मैंने इसे कहा कि पागल, तुम अगर यह बात पहले बता देते तो क्या मैं तुम्हारा साथ ना देती? मैं एक अच्छे काम में तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती, तुम्हारा साथ दे सकती थी। मेरे बेटे ने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। अम्मी के मुझे मालूम होता कि आप मेरा साथ देंगी या नहीं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पहली दफ़ा मुझे यह काम करके कुछ ऐसा लगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरा इन लोगों से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इन्हें जानता तक नहीं हूँ। अभी तक मुझे यह भी मालूम नहीं कि ये कौन है, लेकिन बस मैं इंसान समझकर इनकी मदद कर रहा था। आपने हमेशा यही सिखाया था कि अपने बाप की तरह मत बनना, दूसरों की मदद करना, इनकी इज्जत करना। और यकीन करें,
मैं यही करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और इससे माफ़ी मांगी कि मैंने इसे गलत समझा। मेरे बेटे ने तो कहा कि शायद मुझे आपको बता देना चाहिए था। हम इन लोगों को अपने घर ले आए। वो लोग वाकई बहुत मजबूर थे। वो 2-3 हफ्ते से हमारे घर में ही रहे। जब मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम इनकी मदद करना चाहते हो तो इनको पनाह क्यों नहीं देते, लेकिन पहले हमें इनके लिए कोई स्थायी जगह ढूंढनी होगी। मेरे बेटा का कहना था कि मैं कोई काम नहीं करता, मैं इनको पनाह कैसे दे दूं, मैं आपके सहारे कुछ नहीं कर सकता, पहले मुझे कुछ करना है। मैंने अपने बेटे से कहा कि जब तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? मैं तुम्हारा साथ दूंगी, फिर तुम कोई ना कोई काम कर लेना और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये फैसला करने से पहले हमने इन लोगों की भी राय पूछी। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने हमारी जान बचाई है, हम तो इसकी सारी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं। मैंने इन लोगों को अपने घर में रख लिया। जो काम मेरे बेटे ने शुरू किया था, इसमें मैं भी हिस्सेदार बन गई। अब वह बुज़ुर्ग दंपति और उनका पोता मेरे घर की मेहमान बन गए। मैंने उन्हें आराम से रहने दिया, उनके लिए अच्छा खाना बनाया, बूढ़े साहब का इलाज करवाया, छोटे लड़के को स्कूल भेजने की तैयारी की। मेरे बेटे ने भी अब अपना पूरा ध्यान इस काम पर लगाया। वो रोज़ सुबह इन लोगों के लिए दूध और फल लाता, शाम को उनके साथ बैठकर बातें करता। मैं देखती तो मेरे आंसू छलक आते। इतने दिनों की मेरी सारी शंकाएं गलत साबित हो गई थीं। मेरे बेटे ने मुझे कभी बताया नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि हम खुद मुश्किल में हैं, घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। फिर भी उसने इन मजबूर लोगों की मदद की। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। बूढ़े साहब की तबीयत सुधरी, छोटा लड़का स्कूल जाने लगा। मैंने अपनी सिलाई का काम बढ़ाया और बेटे को भी साथ लिया। हमने मिलकर एक छोटा सा कपड़े का कारोबार शुरू किया। बेटा बाजार से कपड़े लाता और मैं सिलती। धीरे धीरे कमाई बढ़ी। हमने इन बुजुर्ग दंपति को भी अपना परिवार बना लिया। उनका पोता अब हमारे घर का बेटा बन गया। घर में रौनक आ गई। पहले जहाँ एक कमरे में अकेले हम दोनों रहते थे, अब 4 लोग थे। सब हंसते बोलते। मैं अपने बेटे को देखकर सोचती कि मैंने कितना गलत समझा था इसे। वो कभी भी बाप की तरह नहीं बना। बाप ने तो मुझे छोड़ दिया था, लेकिन बेटे ने न सिर्फ अपनी माँ का साथ दिया, बल्कि दूसरों की भी मदद की। अब मेरे बेटे ने कारोबार भी शुरू किया, जिसमें बहुत तरक्की हो रही है। वो रोज़ सुबह जल्दी उठता, बाजार जाता, शाम को घर आकर सबके साथ बैठता। मैंने उसे कहा कि बेटा, अब तुमने साबित कर दिया कि तरबियत खून से ज़्यादा मायने रखती है। तुमने मुझे सिखाया कि किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए। इंसान ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर कुछ ऐसा कर सकता है कि वो अल्लाह की नज़र में सबसे अजीज़ हो जाए। मेरे बेटे ने इन लोगों की मदद की, इनकी जान बचाई, इनको पनाह दी और फिर इन्हें सपोर्ट करके उनका भविष्य संवारने में मदद की। और मेरे ख़्याल से इसी बात के लिए मैं अपने बेटे पर जितना भी फ़ख्र करूं वह कम है, जो ऐसे बाप की औलाद है जिसने अपनी बीवी की कदर नहीं की थी। लेकिन मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि खून से ज़्यादा तरबियत का असर होता है। अब मेरे घर में भी रौनक लग गई है। मैं अपने बेटे और इन नए परिवार वालों के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मेरे बेटे ने कारोबार भी शुरू किया, जिसमें बहुत तरक्की हो रही है। दोस्तों, यह कहानी आपको बताती है कि कभी कभी हम अपने अपनों पर शक कर बैठते हैं। बिना पूरी बात जाने हम बुरे ख्यालात में पड़ जाते हैं, लेकिन असल में हमारे बच्चे हमारे ही सिखाए हुए गुणों से काम करते हैं। अगर हमने उन्हें अच्छी तरबियत दी है तो वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। मेरे बेटे ने मुझे यह सबक दिया कि मदद करना सबसे बड़ा गुण है। चाहे खुद मुश्किल में हो, फिर भी दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। पहले जहाँ मैं अकेली और परेशान रहती थी, अब घर में हंसी खुशी है। छोटा लड़का स्कूल से आता तो अपनी पढ़ाई के बारे में बताता। बूढ़े साहब अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाते। मैं और मेरा बेटा मिलकर काम करते। धीरे धीरे हमारा कारोबार इतना बड़ा हो गया कि हमने एक छोटा सा दुकान भी ले लिया। अब हम सब मिलकर काम करते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर उस दिन मैंने काढ़ा नहीं पिया होता और रोशनदान से नहीं देखा होता तो शायद आज भी मेरे मन में शक होता, लेकिन अल्लाह ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं अपने बेटे पर पूरा भरोसा करती हूँ। वो मुझे हर बात बताता है। हम मिलकर फैसले लेते हैं। इन बुजुर्ग दंपति को अब हम अपने माँ बाप की तरह मानते हैं। उनका पोता हमारे घर का चिराग बन गया है।
वो पढ़ता लिखता है और कहता है कि जब बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा, ताकि जैसे बूढ़े साहब का इलाज हुआ वैसे और लोगों का भी कर सके। मेरे बेटे ने मुझे कई बार कहा कि अम्मी, आपने मुझे अकेले पाला, आपने कभी शिकायत नहीं की, आपने मुझे अच्छे गुण सिखाए, इसी वजह से मैंने ये काम किया। मैं जानता था कि अगर आप जानती तो ज़रूर साथ देती, लेकिन मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, बेटा तुम सही थे, मैंने गलती की थी शक करने में, लेकिन अब सब ठीक है। अब हम सब एक परिवार हैं। हमारा घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। हम सबकी मदद करते हैं। मोहल्ले में भी लोग अब हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं। पहले जहाँ लोग कहते थे कि नज़मा की किस्मत ख़राब है, बेटा भी वैसा ही होगा, अब वो कहते हैं कि देखो नज़मा का बेटा कितना नेक है, उसने मजबूरों की मदद की। यह सब सुनकर मेरे सीने में गर्व भर जाता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ऐसा बेटा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको सिखाती है कि कभी भी अपने बच्चों पर जल्दी शक न करें। उनकी हरकतों को देखकर पहले पूरी बात जानें, क्योंकि वो हमारी तरबियत के नतीजे होते हैं। अगर हमने उन्हें अच्छाई सिखाई है तो वो ज़रूर अच्छा काम करेंगे। मदद करना कोई छोटा काम नहीं है। एक इंसान की मदद से कई ज़िंदगियां बदल सकती हैं। मेरे बेटे ने एक बुज़ुर्ग दंपति और एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी बदल दी। अब वो सब खुश हैं, हम सब खुश हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे गुण सिखाएं, उन्हें मदद करना सिखाएं, उन्हें कभी बेकार न समझें, क्योंकि वो किसी भी मोड़ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि बाप जैसा नहीं बनना है। वो अपनी माँ की तरबियत पर खरा उतरा। अब मेरा घर खुशियों से भरा है, कारोबार चल रहा है, परिवार बढ़ गया है, सब मिलकर रहते हैं। मैं रोज़ दुआ करती हूँ कि हर माँ को ऐसा बेटा मिले जो दूसरों की मदद करे। अब मैं अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि ज़िंदगी में शक से पहले विश्वास करें, मदद से पहले ख़ुद को तैयार रखें और सबसे ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा रखें। वो सब ठीक कर देता है। मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो। अपने बच्चों पर भरोसा रखें और उन्हें अच्छा बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।